हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार घोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस तकरीबन 11,000 हो चुके हैं और गुज़िश्ता अगर 5 दिनों में देखें तो एवरेज जो है वो 700 से 800 मरीज़ रोज़ाना के आ रहे हैं, यानी एक अपवर्ड जो है ट्रैजेक्टरी देखी जा रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास टेलीथॉन के तहत पीटीवी पर और दीगर निजी चैनल्स के ऊपर एक टेलीथॉन में शिरकत की, जिसमें लोगों ने तकरीबन 77 करोड़ रुपए प्लेज किए हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 अरब के उसके अलावा हैं जो कि लोगों ने प्लेज किए हैं, वो बाद में मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की वहाँ पे उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा से कोई हुकूमत अकेली नहीं लड़ सकती। इस वबा को शिकस्त देने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बारे में उनका ये कहना था कि कोई आज ये नहीं कह सकता कि अगर हम लॉकडाउन भी कर दें तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा और हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, यानी कोरोना वायरस के साथ। और उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि हमें दुकानें और कम ख़तरे वाले इलाकों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत तक का लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं है और लॉकडाउन से मुतालिक फ़ैसला सिर्फ एलीट क्लास के लिए नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार से मुताल्लिक हमें खौफ है कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाएं। इस सिलसिले में हुकूमत इन शोबों के लिए बग़ैर सूद के कर्ज़ों वाला प्रोग्राम भी ला रही है। एक और मसला जो कि 2 रोज़ से चल रहा है वो डॉक्टर्स की अपील भी है और मसाजिद के हवाले से, क्योंकि परसों से पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। मुफ्ती पोपल जई ने बहरहाल अपना ऐलान कर दिया कि पेशावर में कल से पहला रोज़ा होगा, तो उस बारे में ज़रा उस बारे में एक तो क्योंकि आपने कल की जो डॉक्टर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका भी जिक्र हुआ था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल देखें वो जस्टिफाइड है कि वो लॉकडाउन डिमांड कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट और कंप्लीट लॉकडाउन डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन्स में हैं। लेकिन जहाँ तक रमज़ान तरावी और मसाजिद का मसला है तो हुकूमत को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ी। क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे कि पहले तो हमने कोशिश की कि लोगों को बताया जाए कि सर आप बेहतर है कि आप घर पे ही नमाज़ें अदा करें, लेकिन कहता है कि मैं अपनी इस कौम को जानता हूँ, तो लोगों ने मसाजिद की तरफ जाना ही था। अब फिर उसके बाद क्या ऑप्शन है कि अगर आप उनको ज़बर से रोकेंगे तो गिरफ्तारियाँ होंगी, कहीं लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ताहम उलेमा के साथ रब्ता करके एक वो जो 20 नुकाती SOP बनाया है उसके तहत ये चलना होगा, बिल्कुल जैसे कि कंस्ट्रक्शन एजेंसी को SOP के तहत खोला है, कुछ SOPs के तहत, तो मसाजिद भी उसी तरह खुलेंगी। लेकिन फिर जाहिर है कि ये सवाल होता है कि अगर खिलाफ वर्जी हुई SOPs की तो ये किस पर है, क्या होगा और किसकी जिम्मेदारी होगी? सुन लीजिए। अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। कौन करेगा? पुलिस करेगी, रेंजर्स। अब हर जगह ये उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर। तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारे उलमा जिन्होंने हमें गारंटीज दी हैं इन सब पे अब जिम्मेदारी है। ये थे वज़ीर आज़म, उनके टेलीथॉन की एक झलक आपने सुनी। आप लोगों को याद होगा कि कल जब कराची में दिग्गज डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस ख़तरे का एहसास दिला रहे थे कि खुदा के वास्ते हुजूम जहाँ भी डेवलप हो, भले वो सुपरमार्केट्स हो, मस्जिद हो, लॉकडाउन करें। उसके बाद इमरान खान साहब के जो मुशीर ख़ास हैं शहबाज गिल साहब, तर्जुमान मुशीर ख़ास तर्जुमान, एक तो यही पता नहीं चलता कौन जो मुशीर ख़ास हैं वो भी तर्जुमान है, जो तर्जुमान है वो भी एक बंदा लेकिन ऑफिस। अच्छा शहबाज गिल साहब जो हैं उनका एक ट्वीट आया उस डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसका लुबे-लुबाब ये था कि अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जब ख़ुद कोरोना पे सियासत कर कर के थक चुकी है तो सिंध से डॉक्टरों को सियासत के लिए आगे कर दिया। बराए मेहरबानी सिंध के ये चंद सियासी डॉक्टर सियासत ना करें, इसके लिए सिंध हुकूमत बहुत है। इस पे जाहिर है कि एक रिएक्शन भी हुआ, फिर एक टीवी चैनल ने भी उनसे कहा, डॉक्टरों ने अफसोस का इजहार किया कि किस तरह की गुफ्तगू है। फिर एक चैनल वाले ने सवाल पूछा कि जनाब ये डॉक्टरों के बारे में आपने क्या कहा, तो उन्होंने शहबाज गुल मज़ीद सख्त हो गए। उन्होंने कहा क्या मतलब है,
डॉक्टर्स जो हैं वो सियासत नहीं कर सकते, डॉक्टरों पे बोलना गुनाह है, क्या डॉक्टर्स MS नहीं होते, क्या डॉक्टर्स जो हैं वो लालची नहीं होते, क्या उनसे मतलब उन पे क्यों नहीं बोला जा सकता? मज़ीद सख्त हो गया। ठीक है, डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे हैं। शहबाज गिल। अच्छा, अब मुझे नहीं पता ये डॉक्टर जो हैं ये कौन से वाले हैं, MBBS हैं, ये कौन है, आई डोंट नो। आज हुआ ये कि लाहौर में जब वहाँ के दिग्गज डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये सिंध हुकूमत जो है वो कितनी ताकतवर है। कल इसने सिंध के डॉक्टरों को ख़रीद लिया था और आज पंजाब के डॉक्टरों को ख़रीद लिया। हालांकि पंजाब के इलेक्शन में ज़बानत जब्त। हाँ, तो सिंध हुकूमत को सलाम है भाई, क्या बात है। अच्छा, आज जो हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कमो बेश वही नुकात थे जो कल कराची के सरकर्दा डॉक्टरों ने उठाए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद थे, पंजाब के साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जवाद थे, मियो अस्पताल लाहौर के CEO डॉक्टर असद असलम मौजूद थे, सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर फ़ारूक अफजल, डॉक्टर शाहिद मलिक और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब चैप्टर के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी मौजूद थे। क्या कहा उन्होंने, मैं उसकी तलखीस आपको सुनवाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था, आज डे 58 है। अगर आप अमेरिका के साथ कंपेयर करें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी, यहाँ पे टेस्टों की फैसिलिटी भी बेशुमार है, तो डे 58 से पाकिस्तान में सिचुएशन अमेरिका से वर्स है। तो इससे ज़हन में रखिए कि अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं और इसकी ग्रेविटी को महसूस करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। इस वक्त मैं आया हूँ सड़क के ऊपर, आप देखें जाके किसी जगह के ऊपर कोई रिट नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि वक्त के ऊपर एक टांका लगा हुआ 9 टांकों से बचाता है। इस वक्त स्प्रेड उतना जिससे जा जाना है तकरीबन 70% स्प्रेड होगा, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन आगे देखिए आप। 1% भी अगर टर्मिनल केस बनेंगे तो फिर हमारे पास ना कैपेसिटी का सिस्टम के अंदर और ना एबिलिटी है। इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और जो फैसले हुकूमत कर रही है, हुकूमती अकाबरीन के अंदर ही वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। कोई ना आकबत अंदेशे ना फेल जो होगा हमें किसी जगह का नहीं छोड़ेगा। और फिर जो यूरोप, जो इटली के अंदर, जो स्पेन के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर, जो अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम इस मुल्क की गलियों में और इस मुल्क के अस्पतालों के अंदर वो देखने के लिए फिर ज़हनी तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए। हम आज उस फैसले को भी, जो कि एक हमारा एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा ये रहा है कि देयर शुड बी रिट ऑफ द गवर्नमेंट। रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस लेती है उन तमाम आलमी हालात को तनाजुर में रखते हुए, उन तमाम एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, और फिर वो डिसीजंस लेती हैं एंड रेस्ट ऑफ द पीपल दे हैव टू अबाइड बाय। मैं इसमें कतई तौर पे वो नहीं महसूस करता कि मैं आर महसूस करूँ आपसे कि जो सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत ने फैसले किए हैं, जो दुबई की गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, जो टर्किश गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, जो मलाइशिया ने फैसले किए हैं, जो इंडोनेशिया ने एज अ मुस्लिम कंट्रीज जो फैसले किए हैं, हमें भी पाकिस्तान को उन्हीं फैसलों के साथ चलते रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना होगा। हम एहतराम करते हैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, एज अ कम्युनिटी, और तमाम मज़ाहिब का हम एहतराम करते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई फेल ऐसा ना करें कि जिसके साथ खुदा न खास्ता फिर ये हमारे लिए आफत, हमारी अजियत जो है उसके अंदर ये इजाफे का बायस बनेगा। तो मैं आज बड़ा क्लियरली स्टांस ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, स्टांस ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी जो हमारे हैं सीनियर हजरात, उनके बिहाफ पे आज ये मुतालबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ हुकूमत से कि खुदारा अपने फैसले को दोबारा देखें। और मैं कोई इसके साथ वो नहीं करना चाहूँगा कि जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आज अपने उन इदारों से भी चाहूँगा कि वो लोग कदम आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा जो रिलीफ किया है उसके अंदर ही आप देखते हैं कराची के अंदर क्या हो रहा है, लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, पिंडी के अंदर क्या हो रहा है, और हमारे बाकी शहरों में और देहात के अंदर क्या हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अक़ीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। और मैं आवाम से भी आपके तवज्जुह से, आप सब दोस्तों से अपील करूँगा कि खुदारा हम आज तक ये कहते रहे हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है,
लेकिन आज हम कहना चाहेंगे कि मुहतात रहना इस कोविड-19 इस वायरस के लिए ये 1000 दर्जे बेहतर है। ये याद रहे कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये ट्रंप साहब कहें, कोई साइंस कहती रहे कि हमने इलाज दरियाफ्त कर लिया, ये सब बातें हैं। देयर इज नो ट्रीटमेंट टू दिस कोविड। सिर्फ और सिर्फ इससे बचा जा सकता है। इसके इलाज की खातर अभी तक सब बातें हे से हैं। कोई साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने ये कंफर्म किया हो कि कोविड-19 के साथ है। दीज आर द ऑब्जर्वेशन जो उसके साथ दी जा रही हैं। तो इसके लिए मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक इट कंपल्सरी। अवामुन्नास को, लोगों को, माओं बहनों बेटियों बच्चों को, उनके साथ एक बड़ा मतलब हम कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, लेकिन हम ये समझते हैं एज मेडिकल प्रोफेशनल्स कि अगर जान है तो जहान है। उसके बाद की ये सारी बातें सर्कल हैं। ये कहना कि जी हमने वायरस से मरना या गुर्बत से मरना एक बराबर है, ये कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। और ये बड़े मनफी किस्म के रुझानात हैं जो कि मुआशरे के अंदर और बाय सर्टन कॉर्नर इस चीज़ को जो किया जा रहे हैं। जब तक होगा कारखाने के अंदर भी उसी वक्त ये चलेगी कि जब अगर कारखाने के अंदर हम लोग बैठे हैं तो फिर कारखाने के साथ ये चीज़ें जो आगे आ सकती हैं। जब कि कारखाना चलेगा, जब ज़िंदगी चलेगी तो फिर ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। और उस वक्त कारखाना और ज़िंदगी चलेगी जब सेहत होगी, जब हमारे साथ। ये थी पंजाब के सरकर्दा डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आजकल नारा आपने सुना होगा कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये नारा ही गलत है। लड़ते आप उससे हैं जो नज़र आए, जो नज़र ही नहीं चीज़ आ रही उससे कैसे लड़ेंगे। लिहाजा सही मैसेज ये होना चाहिए कि कोरोना से डरना नहीं बचना है। ये बात सही है। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद का आज मैं सुन रहा था शाहजेब के प्रोग्राम में, उन्होंने भी एग्री किया डॉक्टर्स के साथ, मगर साथ ही उन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है क्योंकि उसने मुआहिदा कर लिया है अब उलेमा के साथ, तो SOPs बनाए हैं, अब होपफुली वो SOPs जो है इम्प्लीमेंट हो। अब यहाँ पे मसला ये है कि आज मैं मुफ्ती मुनीब साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी जुम्मे की नमाज हम 2 दफ़ा भी कर सकते हैं कि अगर अब तय ये हुआ है कि मस्जिद के अंदर जितने लोग आएंगे और 6 फुट से ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्री कर चुकी है 3 फुट पे, तो यहाँ जो WHO की एक्सेप्टेंस की बातें और रिकमेंडेशन की वो तो चली गई, मगर इसको इंश्योर कौन करेगा? वहाँ आप देखें सैनिटाइज़र्स कितने चाहिए होंगे हर मस्जिद में, और वो मस्जिद इंतज़ामिया को इंश्योर करने। ये अच्छी बात है कि सहर और अफ्तार पे अब वहाँ मस्जिद के अंदर जो है वो नहीं होगी, मतलब पब्लिक के लिए, और नमाज़ें भी मुख्तसर से फ़र्ज़ हो जाएंगी, वज़ू आप घर से करके आएंगे। मगर स्टिल बहुत ज़्यादा जिस तरह से डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत ख़दशा है अभी भी कि उससे जो है फैलेगा। कोशिशें कर रही हैं, सिंध गवर्नमेंट भी बात कर रही है, लेकिन क्योंकि एक 20 नुकाती एजेंडे पर अब इत्तफ़ाक़ हो गया है, तो मेरे ख़्याल में अब देखना होगा। जो वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी कह रहे हैं कि जी अगर उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की, मसला ये है कि एक दफ़ा अगर खिलाफ वर्जी हो गई तो उससे जो स्प्रेड होगा, आज में जो लेटेस्ट फिगर्स हैं पाकिस्तान के, अब 79% यानी तकरीबन 80% लोकल ट्रांसमिशन हो चुकी है। यानी जो तकरीबन 11,000 केसेस हैं उसमें 80% अब लोकल वक्फा ना ले लें। अच्छा, आलमी इदारे सेहत ने भी आज पाकिस्तान पर एक ट्विटर थ्रेड किया, एक वक्फा लेते हैं, उसके बारे में बताएं। वेलकम बैक। और आज आलमी इदारा सेहत WHO ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी कुछ गुजारिश, रिकमेंडेशंस और कुछ प्रेडिक्शंस जो हैं वो शेयर की हैं ट्विटर के ऊपर, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस अभी तक 115 ज़िलों में फैल चुका है, और जिसमें ज़्यादा जो मुतासरीन हैं वो पंजाब और सिंध में हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस वबा की वजह से पाकिस्तान का जो ऑलरेडी ओवरबर्डन हेल्थ सिस्टम है, हमारा सेहत का निज़ाम, वो मज़ीद इफ़ेक्ट हो रहा है, और इससे जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी अफेक्टेड पॉपुलेशन, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि
इस वक्त जो है इसके लिए फ़ंडिंग की भी ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए हवाले से उन्होंने ये कहा कि इस कोरोना से निपटने के लिए कम से कम जो हमारा ख्याल है यानी WHO का ख्याल है पाकिस्तान को $595 मिलियन चाहिए होंगे ताकि इस वबा से निमटे। और उन्होंने कहा कि फ़ंडिंग के लिए वो भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे स्केरी सिनेरियो लगा यानी जो ख़दशा WHO ने ज़ाहिर किया है कि अगर मौसर इक़दाम ना लिए गए तो कम बाय जुलाई के मिड तक यानी जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पाकिस्तान में जो मुतासरीन की शरह है वो 2 लाख से तजावुज़ कर जाएगी। और उसके बारे में WHO का कहना है उससे जो पाकिस्तान की मईशत पर जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत खौफनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि उससे जो पाकिस्तान में ऑलरेडी जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रह रहे हैं उनकी तादाद दुगनी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस वबा से मौसर तरीके से निपट पाए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब हमारे यहाँ होंगे मिक्स्ड मेजर्स, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी जब से ये वबा फैलने लगी है, हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी रेवड़ की क़ुव्वत मदाफ़ियत। बिल्कुल। हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? आसान अल्फाज में कि अगर किसी भी आबादी की अक्सरियत एक बीमारी से इम्यून हो जाए, ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी उसे कहते हैं। अब ज़ाहिर है कि डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है और वो कितनी कंटेजियस है, लेकिन अंदाज़न अगर 70 से 90% आपकी पॉपुलेशन इम्यून है तो इसका मतलब है कि ना उनको वो बीमारी लगेगी ना उनसे किसी और को वो बीमारी। बल्कि ये हर्ड इम्यूनिटी का नज़रिया इस मफरूज़े पे है कि ज़्यादातर लोगों को वायरस मुतदिल अंदाज में मुतासिर करेगा, चुनाचे उनमें क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो जाएगी और यूँ बीमारी का इज्तिमाई फैलाव रुक जाएगा। अच्छा, नहीं, 2 किस्म की हर्ड इम्यूनिटीज़ होती हैं, ठीक है। एक तो होती है थ्रू वैक्सीनेशन। हाँ, जैसे कि आप देख लें मीज़ल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, उसको थ्रू वैक्सीनेशन किया है। अच्छा, अगर वैक्सीनेशन का लेवल किसी भी आबादी में गिर जाए तो फिर आपकी इम्यूनिटी गई। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास वैक्सीन नहीं है, एक। और दूसरी चीज़ है कि मीज़ल और मम्प्स, चिकन पॉक्स की बात आप कर रहे हैं, एक ज़माने में वालिदैन जानबूझकर अपने बच्चों को चिकन पॉक्स से एक्सपोज करते थे ताकि इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन चिकन पॉक्स उस तरह जानलेवा नहीं है जिस तरह ये है। एक तो इसकी वायरस नहीं है और दूसरा जो सारे जो कोरोना वायरस होते हैं जिसमें फ्लू भी शामिल है वो म्यूटेट करता है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो अगर खुदा फर्ज करें आपको लग गया है, अगर आप इम्यून भी हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी भर इम्यून रहेंगे। अगर वायरस ने म्यूटेट किया, आपकी इम्यूनिटी भी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ये स्वीडन वालों को क्या मालूम है, इसलिए कि वो इसी कॉन्सेप्ट के तहत वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा लोगों का इज्तिमा ना हो, बाकी अवाम बाशऊर हैं, वो खुद एहतियात करें। अनफॉर्चुनेटली मैं रोश के CEO का एक बयान पढ़ा था, वो कह रहा था कि अभी पूरी दुनिया में शायद 2 से 3% आबादी के पास एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना वायरस की। अच्छा, अब 3 सिनेरियो बनते हैं, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी के। एक है वर्स्ट केस, ठीक है। वर्स्ट केस है कि आप बिल्कुल लाएहतियाती करें, कोई कुछ ना करें, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई डिस्टेंस कोई नहीं रख रहा। उसमें तो फिर महीनों के अंदर आपके पास लाखों इन्फेक्शन है, आपका निज़ाम सेहत तबाह हो जाता है और हज़ारों की तादाद में लोग मरने लग जाते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो कि कभी लॉकडाउन कर लिया आपने, मुकम्मल लॉकडाउन कर लिया और आपने इन्फेक्शन का लेवल स्टेबल रखा, ठीक है, ताकि स्लोली लोग इम्यून होते जाएं, चाहे कुछ चंद महीनों के लिए, जितना भी। जो लाइकली बात है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब हम बिल्कुल खुली छूट भी नहीं दे सकते और हम मुकम्मल लॉकडाउन भी नहीं कर रहे, ये तो क्लियर है। डॉक्टर्स कुछ भी कहें, फैसला हो ही गया है तकरीबन, राइट। तो ऐसा होगा कि कभी इन्फेक्शन रेट बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो फिर आपको सख्ती करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें कंट्रोल में लानी पड़ेंगी। जैसे थोड़ी रिलीफ मिले आप फिर नरमी करेंगे, फिर दोबारा इन्फेक्शन रेट चलेगी और ये चलता रहेगा जब तक आपके पास कोई वैक्सीन ना आ जाए। अच्छा, जहाँ तक वैक्सीन की बात है, अच्छा जहाँ तक आपने स्वीडन की बात की, तो आप बोरिस जॉनसन को भूल गए हैं, क्योंकि यूके में इतना फैलाव क्यों हुआ, क्योंकि पहले बोरिस जॉनसन ने कोई आर्टिकल पढ़ लिया होगा हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, उसको किसी ने व्हाट्सएप कर दिया होगा, उसने कहा कि नहीं कोई मसला ही नहीं है। मेरा ख्याल है इमरान खान ने भी पढ़ लिया, हो सकता है। लेकिन फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन के जो एपिडियोमोलॉजिस्ट्स हैं,
वो गए उनके पास और उनसे पूछा हुकूमत, यूके की हुकूमत ने कि यार अगर हम ऐसे ही जाने दें तो क्या प्रोजेक्शन है? तो उन्होंने कहा कि सर कम से कम 5 लाख लोग मरेंगे। फिर वहाँ पर बोरिस जॉनसन ने यू टर्न की। तो हमारे यहाँ भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो ऑक्सफोर्ड वाले भी इस पर काम हैं, और अभी भी ये भी पढ़ा है कि एक चाइनीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो पाकिस्तान NIH के साथ और ट्रायल्स एंड टेस्ट। स्वीडन जो हर्ड इम्यूनिटी के थ्योरी पे अमल कर रहा है, उसकी आबादी 1 करोड़ है, 16,755 अब तक केसेस आए हैं, 2021 अमवात हो चुकी हैं और पिछले 24 घंटे में 84 अमवात हुई हैं। 2300 डॉक्टरों ने हाथ जोड़े हैं कि खुदा के वास्ते एक्सपेरिमेंट ना करो, लॉकडाउन करो, लेकिन स्वीडिश गवर्नमेंट कह रही है कि हर्ड इम्यूनिटी से मसला ठीक हो जाएगा। देखते हैं सर, एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। और जैसे कि कोरोना वायरस ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे पर असरअंदाज हुआ है, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान के तालिब इल्मों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि एकदम सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए और अचानक से सबको ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ा। अब ज़ाहिर है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन थी, इमरजेंसी मेजर्स लेना ज़रूरी था, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल भी सामने आए हैं। तो ओवरऑल तालिब इल्मों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑनलाइन एजुकेशन में? क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और आगे जाते हुए पाकिस्तान के तालिब इल्म क्या देख रहे हैं? इस पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है सलमान सिकंदर साहब को, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तालिब इल्म हैं, इंग्लिश लिटरेचर के। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सलमान। तो ज़रा हमें बताएं कि ये जो पूरा ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए और आपके साथियों के लिए, क्या टेक अवेज हैं इसमें? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर अभी तक तो बिल्कुल ही एक फेलियर रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, एक तो यह है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो है नहीं है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक ऐसा इलाका है जो कि इंटरनेट की फैसिलिटी जिनके पास मौजूद ही नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ 36.18% लोग हैं जो जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, और उससे भी कम लोग जो हैं इनके पास गैजेट्स हैं, और उससे भी कम लोग जो हैं जिनके पास 3G और 4G की सहूलत मौजूद है। तो इस सिलसिले के अंदर पूरे मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमें इतने लोगों ने प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के साथ भी रब्ता किया कि आप हमारी आवाज़ बने, क्योंकि हम बिल्कुल भी ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर सही पढ़ नहीं पा रहे, क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए ना टीचर्स ट्रेन हैं, ना ही स्टूडेंट्स ट्रेन हैं। इसी तरह से एक हरासमेंट का एक गढ़ बन गई है ऑनलाइन एजुकेशन, जहाँ पर खुलेआम जो है वो स्टूडेंट्स इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कुछ, तो बिल्कुल भी वो अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। इसलिए हमारी लेकिन तो हमारा ये मुतालबा था कि आपकी बात काट रहा हूँ, ठीक है, माना कि मसले हुए हैं, माना कि जो भी बातें आपने की हैं वो सही है, सोल्यूशन क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव आप क्या सोच सकते हैं? ऑल्टरनेटिव, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव ने इस चीज़ के ऊपर ये डिमांड रखी थी कि 31 मई तक तमाम ऑनलाइन क्लासेस को मुअत्तल किया जाए, और उस सारे अरसे के अंदर मुल्क के जितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत पहुँचाई जाए। जैसे कि अभी फाटा के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पर 3G और 4G की सहूलत मैसर की जाए। इसी तरह बलूचिस्तान, कश्मीर, सिंध, जनूबी पंजाब, इस तरह के सारे इलाकों में सबसे पहले 4G की सहूलत मैसर की जाए, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की जाएँ, क्योंकि हम मानते हैं ऑनलाइन क्लासेस आर द फ्यूचर, बट द फ्यूचर शुडंट बी एक्सक्लूजनरी। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ पिछले 1-2 दिनों से हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स कम से कम सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ फोरम्स पर ये भी आवाज़ उठा रहे हैं फ़ीस के हवाले से। तो ये ज़रा आप मुझे समझा सकते हैं कि मसला क्या है? देखिए, पूरे मुल्क के अंदर या दुनिया भर में जहाँ पर भी ऑनलाइन एजुकेशन होती है उसके अंदर फ़ीस जो होती है वो मिनिमल होती है। हमारे अपने मुल्क में वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है उनकी फ़ीस 10,000 है गालिबन। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि GC यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस हुई भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई, वहाँ पर पूरी फ़ीस आ गई है बच्चों को, और जो कि इस पैंडेमिक की सूरत हाल में जबकि स्टूडेंट्स जॉबलेस हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वगैरह सब जॉबलेस हैं, तो वो कैसे फ़ीस देंगे फुल फ़ीस, और वो भी तब जबकि
एजुकेशन पूरी तरह से हो भी नहीं रही। इसी तरह से FC के अंदर 1,45,000 नॉर्मली फ़ीस आती है, लेकिन इस बार उनकी 1,75,000 आई है। तो ये तो क्रिमिनल है इस तरह से स्टूडेंट्स को फ़ी चार्ज करना, ख़ास तौर पे इस माहौल में जबकि हमें पता है कि एक बड़ा तबका जो है वो जॉबलेस हो चुका है। तो ये इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 70% फ़ीस जो है उसको वेव ऑफ किया जाए और सिर्फ 30% हमसे फ़ीस ली जाए, क्योंकि एक तो उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं, उस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के कोई रिसोर्सेज भी नहीं यूज़ हो रहे होते, और दूसरी बात यह है कि इस पैंडेमिक की सूरत हाल में जबकि इतने ज़्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं तो वो फ़ीस पूरी दे सकते ही नहीं हैं। अच्छा सलमान, आपने ज़ाहिर है स्टूडेंट यूनियंस तो हैं नहीं जो बात करें, तो इंडिविजुअली ज़ाहिर है आवाज़ तो उठा रहे हैं, क्या कोई ऐसा जैसे आपका स्टूडेंट कलेक्टिव है? हाँ, वालदैन ने भी आवाज़ उठाई है, तो क्या कुछ आपकी कोई बात हुई है हुकूमत में, या इवन चलें हुकूमत छोड़े अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की तारीख में 1968 के बाद शायद अभी दूसरा मौका है, मैंने तो कम से कम नहीं देखा कि स्टूडेंट्स एक मुद्दे के ऊपर इतने ज़्यादा यूनाइटेड हों कि हर एक स्टूडेंट जो है वो कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी हुकूमत के मिनिस्टर ने या किसी छोटे से नुमाइंदे ने भी उनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की कि आपके मसाइल जो हैं इनका हम हल निकालते हैं या कुछ। वो आके टीवी पे आके कह देते हैं शफकत महमूद साहब के यूनिवर्सिटीज़ को हमने कहा है कि वो सही करें, हालांकि हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स का मसला है, जो कि स्टूडेंट्स पेरिफेरल एरियाज से बिलोंग करते हैं या जो कि वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस पूरे क्राइसिस के अंदर सबसे ज़्यादा नेसेसिटी हमें स्टूडेंट यूनियंस की महसूस हुई है, क्योंकि हमारे पास कोई आवाज़ ही नहीं है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम नाज़ी जर्मनी में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम कोई ज्यूज़ हैं जिनकी कोई एग्जिस्टेंस को माना ही नहीं जा रहा। नहीं, वेल अगर आप नाज़ी जर्मनी में होते तो अभी आप बैठे नहीं होते। बहरहाल आप इंडियन होते, आप लेटे हुए होते, आप हवा में रिसाइकल हो गए। बट बहरहाल ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अच्छा, ओवर स्टूडेंट्स का यही है, इवन मेरे अपने बच्चों का ख्याल है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो नहीं हुई, क्योंकि लेकिन बात ये कि सर पे पड़ गई है तो जाहिर है आपको करना है, पढ़ना तो है, मगर जो डरना नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है। मगर मसला ये है कि चलें स्कूल्स की हद तक तो आप ग्रेडिंग करके कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन इस तरह कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूरे सेमेस्टर का मसला है। अब आप फीस भी पूरी ले रहे हैं, बल्कि बढ़ा के ले रहे हैं, और सेमेस्टर फीस। मैं काफ़ी हैरान हुआ ये सुन के कि एक तो है कि जो फीस आप पहले देते थे वो आप दे रहे हैं, यहाँ तो बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ, तो जब PIA अपने किराया 3 गुना ले सकती है इस मुसीबत के दौर में, कम से कम PIA का CEO ये कहता है ना यार कि अब मुझे पता लग गया, मैं थोड़ा नोटिस ले लेता हूँ। यहाँ पे तो ये भी बात नहीं है, इसलिए कि वो पता लग ही नहीं रहा ना स्टूडेंट्स की, जो कि वो बहुत ज़्यादा वो है तादाद, मगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। चलो वक्फा ले लें जी, ले लें सर, कौन रोक रहा है आपको, ले लें। वेलकम बैक। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। मैं जानता हूं कि हम एक दिन लेट हो गए हैं, साबन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं। पहला जो अर्थ डे था वो 1970 में मनाया गया और आज क्या है 2020 है, तो मतलब तकरीबन 50 अर्थ डेज मनाए गए हैं। लेकिन शायद ये पहला अर्थ डे है जिसमें अर्थ को भी चैन से सांस लेने का मौका मिला है, क्योंकि जो असल वायरसेस हैं यानी कि आप और मैं इंसान, वो घरों में बंद हैं। और तो पूरी दुनिया को ना, दुनिया के माहौलियात को एक थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिल गया है। और जैसे ही लोग अंदर हुए हैं तो हमने देखा है कि जानवरों का राज शुरू हो गया है। अब बदकिस्मती से मेरे इलाके में तो सिर्फ जंगली कुत्ते ही घूम रहे होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बंदर छाए हुए हैं हर जगह। इस पर मज़ीद कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक्चुअल बंदरों की बात कर रहा हूँ, जो पहले तो मरगला हिल्स में होते थे लेकिन अब वो नीचे आ गए हैं। नथिया गली में इंटरेस्टिंगली इनफ, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि वैसे ही बंदर आ रहे होते हैं और टूरिस्ट उनको खिला रहे होते हैं क्योंकि वो भूखे थे, तो आप देख सकते हैं कि अल खिदमत के जो रज़ाकार हैं वो इंसानों को भी मदद कर रहे हैं और वो इन भूखे बंदरों को भी खाना खिला रहे हैं।
अच्छा, अब ये तो बड़ी क्यूट किस्म की बात है, लेकिन थोड़ी सी एक दो ख़तरनाक चीज़ें भी हैं कि इस्लामाबाद में कुछ आपने मोबाइल फ़ोन वीडियोस भी देखे होंगे कि बाकायदा लेपर्ड्स भी रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन इतनी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये जनरली इंसानों से दूर ही रहते हैं, हम ही इनका प्रेडेटर हैं और तो कोई इनको कुछ नहीं कहता। अगर आपको नज़र भी आए तो बस दूर से वीडियो बना लें, इसके नज़दीक ना ही जाएँ तो बेहतर है। अच्छा, अब आपने पाकिस्तान के बंदर तो देखे, लेकिन जो प्राइज़ है वो जाती है मुंबई के बंदरों को। और एक बड़ी एक मज़ेदार वीडियो है मुंबई के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की, जिसमें पहले तो इंसान बैठे होते थे और बंदर कहते थे कि यार ये लोग सारे स्विमिंग पूल में मज़ा ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले सकते। तो जैसे ही बंदे अंदर हुए हैं और लॉक हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पूरी बंदर पार्टी चल रही है। बल्कि एक बंदर ने तो एक बड़ा मज़ेदार किस्म की छलांग लगाई है ऊपर से, अगर वो पोर्शन भी हम इस वीडियो में देख सकें। थाईलैंड में और थाईलैंड में भी आपको पता है कि बंदर बहुत घूम रहे होते हैं और वहाँ पर भी यही है कि टूरिस्ट उनको ज़्यादा खाना खिला रहे होते हैं। अच्छा, थाईलैंड उन ममालिक में से है जो पहले फेज़ में ही मुतासिर हुआ था कोरोना वायरस की वजह से। टूरिस्ट सारे भाग गए, तो जो बंदर हैं रोड पर वो भूखे थे, और जो थोड़ा बहुत खाना था उसके ऊपर आप देख सकते हैं बंदरों की दो कबीलों, कबीले ही होंगे, दो कबीलों के बीच में एक गैंग हो रही है। इसको कहते हैं प्लैनेट ऑफ द एप्स सर। ये प्लैनेट ऑफ द एप्स, ये गैंग वॉर है। ये फुटेज इस्तेमाल भी हो सकती है आई थिंक नेक्स्ट प्लैनेट ऑफ द एप्स में, जब वो महदूद वसाइल के ऊपर लड़ रहे होंगे इंसानों की तरह। पूरी दुनिया में आप यही देख रहे हैं कि जहाँ इंसान होते थे अब वहाँ जानवर आ गए हैं, और कुछ जानवर तो मेरे ख्याल इंसानों से ही बेहतर है। अगर जापान की ये एक तस्वीर आप देखें तो ये हिरन है, हिरन रोड क्रॉस कर रही है और वो भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे। तो देखो, मतलब जापान की हिरन भी जो है ना वो भी जापानी कौम की तरह डिसिप्लिन्ड है। हिरनों की भी काफ़ी अयाशी है, क्योंकि लंदन में आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो हिरनें आई हुई हैं वो लोगों के गार्डन में बैठी हुई हैं, कोई मसला ही नहीं। आई थिंक रेनडियर हैं या क्या होती हैं ये, और बच्चे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। अगेन यूनाइटेड किंगडम में अगर हम वेल्स की जानिब जाएं तो आपको पता है वहाँ पे पहाड़ भी होते हैं ना, तो पहाड़ में जो पहाड़ी बकरी होती है ना, ठीक ठाक हट्टी कट्टी, वो लिटरली शॉपिंग कर रही हैं। आप देख रहे हैं रोडों पे घूम रही हैं। एक तो बड़ी एक मज़ेदार तस्वीर गार्डियन में मैंने देखी थी कि एक पूरे शॉपिंग सेंटर है और लाइन में ना ये 4 बकरियाँ जा रही हैं, जैसे लग रहा था कि जैसे विंडो शॉपिंग कर रही हैं। सिर्फ लेकिन ये क्यूट किस्म के जानवर नहीं आ रहे। अगर हम जाएँ चिली और चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो को देखें तो वहाँ पर रोडों पर क्या घूम रहा है, प्यूमा। ये चेक करें, और काफ़ी ख़तरनाक होता है प्यूमा। और आप देख सकते हैं कि किसी के घर के अंदर घुस गया। अब तुम सोचो कि अब तुम लॉकडाउन में हो, तुम निकलो अपने गार्डन में, ऊपर से एक प्यूमा आ जाए, क्या करेंगे आप। इज़राइल में, फ्रांस में, यूके में हर जगह जंगली सूअर भी घूम रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और क्योंकि जंगली सूअर जैसे इस्लामाबाद में भी आपके यहाँ मेरे ख्याल काफ़ी आते हैं, तो वो बीच में मतलब कचरे के अंदर भी घुस जाते हैं। ये एक इज़राइल की पोर्ट सिटी है जिसमें मेरा ख्याल है कि पिछले 50 सालों में कभी लोगों ने ये नहीं देखा था कि बाकायदा लोमड़ियाँ आ गई हैं। अर्जेंटीना की जो पिक्चर है वो लाजवाब है, और वहाँ पर बाकायदा एक दुकान के सामने एक सी लायन खड़ा हुआ है, ऐसे जैसे कि वो वेट कर रहा है कि दुकान खुलेगी तो यार मैं अंदर जाऊंगा। ये चेक करें इसे। मरीन लाइफ का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वेनिस, आपको पता है कि वेनिस में कनाल्स होती हैं और वो काफ़ी गंदी होती हैं, पोल्यूशन होती है। अब वो इतनी साफ़ हो गई हैं, अगर ये वीडियो देखेंगे एक तो आपको नीचे नज़र आ रहा है, और एक पूरी जेलीफिश जो घूम रही है, जो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल सदियों से आपने नहीं देखी होगी। तुर्की में भी आप देख सकते हैं कि बॉस्फोरस में और मरमारा सी में डॉल्फिन्स नज़र आ रही हैं, जो शायद दहाइयों से नज़र नहीं आए। ज़मीन की तो आपने बात कर ली, लेकिन आसमान भी बहुत वो बिल्कुल है, लेकिन अब मुझे कहा जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैंने उस पर भी ऊपर नहीं सामने देखें, सामने देखो। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।